ओके, सो अर्हेनियस इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि आपका जो रेट कांस्टेंट होता है ये क्या बताता है, ये बताता है रेट कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बोलता है कि देखिए ये आपका जो होता है ना ई पावर माइनस जो होता है वो ई बाई आर टी हो जाता है। और उन्होंने बोला कि देखिए स्पेसिफिकली ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है जिसकी आप बात कर रहे हो। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसका क्या नाम है, अर्हेनियस, अर्हेनियस फैक्टर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल इसका क्या सिग्निफिकेंस है बाद में देखेंगे। ये एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, सेम रहेगा। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ये सेम ही रहेगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए अलग हो सकता है ना, फॉरवर्ड अलग होगा बैकवर्ड अलग हो सकता है। तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हो सकता है सेम हो, अगर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलोगे तो शायद वो थोड़ा अलग हो सकता है। बाद में देखेंगे इस ए का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, ये जो फैक्टर है मैंने बताया था, ये पूरा फैक्टर ये बताता है फ्रैक्शन, वैल्यू इसकी कितनी आएगी, फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than equals to EA। यानी ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में एनर्जी वाइज काफी सफिशिएंट है ताकि वो रिएक्शन आगे दे सके। ठीक है ना, हमने दो बातें पढ़ी थी कि रिएक्शन होने के लिए एनर्जी भी होना चाहिए और ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं दिया भी था पहले भी कि आप इसको दबाना, ये एक रिएक्शन है, एनर्जी बहुत तेज आया बट कोलिजन ऐसे हो गया, कभी घुस ही नहीं सकता। ठीक है, तो एनर्जी था लेकिन रिएक्शन नहीं हो पाया। एनर्जी नहीं है और रिएक्शन कर रहे हो तो इसका तो यहां पे आके रुक गया, अभी तक समझ नहीं आया। प्रॉपर एनर्जी होगा, उस बैलेंस से ज्यादा होगा तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी, तो एनर्जी बाई सफिशिएंसी की बात ये कर रहा होगा और कोलिजन की बात ये कर रहा होगा, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट वाइज में ये वाला फैक्टर वेयर EA इज द कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड वाइड बैरियर, बिकॉज इस एनर्जी को क्रॉस करेंगे तभी आपका रिएक्शन हो सकता है। एनर्जी वाइज क्राइटेरिया ये है, वाइड एक्टिवेशन, एक्टिवेशन बिकॉज आपको रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ रहे हो और कुछ नया बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब टूट के बिखर गया फिर झटके में जुड़ गया, ये टूट रहा है और वो जुड़ रहा है। तो एक क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। एग्जांपल उन्होंने देखा था कि आपका H प्लस I जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं बेटा तो बीच में क्या होगा, ये वाला नया बॉन्ड बन रहा होगा और ये टूट रहा होगा। ये भी ऐसा हो गया कि नया बन रहा होगा और ये टूट रहा होगा। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज बनना शुरू हो गया जो कि टूट भी रहा है एक बॉन्ड और बन भी रहा है। तो ये कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज बॉन्ड स्टेबल होता है, आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो स्टेबिलिटी को आप घटा रहे हो, एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो। इस वर्ड को इसको बोला गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब जो रिएक्शन में एक्चुअली पार्ट लेने जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। बात समझ में आ गया? तो ये बात हमें समझ में आ गई ना, यहां तक हम लोग पहले ही बात किए हुए थे ना। इस इक्वेशन को ध्यान दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या से हो रहा होगा, क्या होगा। अगर मुझे बोला जाए कि भाई मेरे को प्रोफाइल बताइए क्या होगा, तो एनर्जी डायग्राम में हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। देखिएगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये आपका होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और उसको बोलते हैं रिएक्शन कॉर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी में रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा हुआ ध्यान रखिए ना। यहां पर सिर्फ एनर्जी नहीं है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के भी, रिएक्टेंट का भी और आपका प्रोडक्ट का भी।
तो मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज ये आपका प्रोडक्ट है। एनर्जी वाइज अगर ध्यान दोगे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं दो बोलूं तो यार बोलेगा यार ये तो बड़ा दब से गिर जाना चाहिए, क्या दिक्कत है, लेकिन फटाक से कंप्लीट होना चाहिए। भाई प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन फटाक से होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज आप सही से देख नहीं रहे। बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इस चीज को अगर आप मैं आइडेंटिफाई कराऊं, ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से समझो, अगर स्लोप है और तुमने यहां रखा और बोला छोड़ दे तो क्या ये पोजीशन स्टेबल था कभी? नहीं। तो ये रिएक्टेंट अगर तुम बोलो स्टेबल है पहले से, इसका मतलब ये पोजीशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तुरंत डायरेक्टली अपने आप कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो नेचर ने इसको बहुत पहले ही कन्वर्ट कर दिया होता। बात समझ आ रहा? रिएक्शन वाइज ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये कभी पॉसिबल नहीं। पूछ सकता है कि कौन सा एनर्जी डायग्राम पॉसिबल नहीं है। रिएक्टेंट से बिना कुछ ऊपर गए नीचे सीधे आना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बोलोगे तो पॉसिबल तो एनर्जी वाइज ठीक है, बट एनर्जी वाइज ठीक है, ये वही केस हो गया कि आप स्लोप पे छोड़ दियो। ये तो इंस्टेंट वाली बात हो गई ना, उस समय छोड़ दिया खड़ाक से। यहां पर जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो तो बहुत पहले स्टेबल है, यहां से थोड़ी ना। इसको स्टेबल करना तो कैसे कर सकते हो? उसमें करना कैसे कर सकते हो? यानी मैंने एक रिएक्टेंट बनाया, अब देखो फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो अभी भी इसकी एनर्जी कमी है, बट ये स्टेबल हो गया बिकॉज अब ये बीच में है। अब ये बहुत देर तक स्टेबल रह सकता है। अगर तुमने गलती से उठा के यहां रख दिया, यहां पर रख दीजिए, तो तुमको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा स्टार्टिंग में? भले ये स्टेबल था फिर भी तुमको यहां से उठा के यहां रखना पड़ रहा। इतना एनर्जी खर्च करोगे, mg मान लो जो भी है, उसके बाद रिएक्शन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो हमें हमेशा याद रखना है, यही काम यहां पे भी होता है, डायरेक्टली कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब क्यों ऊपर गया क्यों नीचे आया ये हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज पहला स्टेप जो होता है किसी भी रिएक्शन में क्या होता है बेटा? वो होता है बॉन्ड का टूटना, एंड बॉन्ड का टूटना इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो एनर्जी पहले दो, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी चाहिए। जब टूट के नया बॉन्ड बनेगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कम बॉन्ड बनेगा, कम स्ट्रेंथ वाला बनेगा तो थोड़ा कम होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का रहेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे ये अगर मैं बना रहा हूं तो ये मैं बोलूंगा दिस रिएक्शन, देख के बोल सकते हो यार ये रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका किसके बनाया सर ने? ये बनाया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बिकॉज रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो इतना एनर्जी निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा तो इतना एनर्जी क्या होगा? निकल जाएगा। दिस इज डेल्टा एच, जो बात कर डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी घट रहा है तो ये आपका नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए आपका क्या हो जाता है? आपको याद हो गया होगा, मैं बता रहा हूं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एनर्जी एक्सिस की बात कर रहे हो बेटा, तो ये वाला एक्सिस क्या है? जैसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ईपी हो गया, एनर्जी रिएक्टेंट ये हो गया, या ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर उठा है ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करेगा कोई भी, ऊपर आएगा तभी नीचे गिर सकता है। यही है बैरियर, जिसको मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, ये बैरियर है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द बैरियर एनर्जी एक्टिव। बैरियर कहां से बजा करो? यहां से बजा कर रहे हो? नहीं, आपके पास पहले से कितना था उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि आप क्रॉस कर पाओ। इसलिए रिएक्टेंट से ऊपर ने बदल किया था। ये पॉइंट क्या है? इस कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ये वो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट, अगर ऐसे बोल दो मैक्सिमम इज अ ट्रांजिशन स्टेट जो आपका बना है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एनी स्पीसी इन द गिवन रिएक्शन, क्योंकि मैक्सिमा है ना, एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम हो गया। और इस पॉइंट को एनर्जी वाइज क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब अब यहां के बाद खत्म,
थ्रेशोल्ड मतलब जितना बैलेंस था वो क्रॉस कर गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी याद आ रहा होगा। तो मिनिमम एनर्जी था जो इससे बस निकल गया, तो इतना एनर्जी देने के बाद यहां चढ़ गया तो ये अपने आप ही गिर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं ई थ्रेशोल्ड, ETH मींस ई थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया ETH कहां से होगा, यहां से यहां तक, ठीक है। सो समझ में आ रहा होगा आपको, इक्वेशन यही समझ में आ जाएगा। ई थ्रेशोल्ड कोई पूछेगा तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा ई रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, है कि नहीं, है ना। कोई पूछेगा डेल्टा एच कितना बेटा, तो डेल्टा एच होगा ईबी माइनस ईआर, क्लियर। अब कोई आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए कि ये तो ग्राफ किसके लिए बनाया हो, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक के लिए मैंने बनाया है, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, ठीक, समझ में आ गया। अब मुझे बोला जा रहा नहीं सर अब आप मुझे को ना बना के दिखाओ एंडोथर्मिक के लिए, तो क्या चेंज आएगा ना, प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो ये याद रखना, ये इतना हाइट है, ये रिएक्टेंट यहां से है, थ्रेशोल्ड भी यहीं से है, ठीक है ना, ये हाइट है पूरा एक्सेस है ना। थोड़ा और हम लोग उसको देखते हैं, हटा इसको। अब हमें बोला जा रहा है कि सर एंडोथर्मिक के लिए बना के दिखाओ, तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, तो मुझे इतना एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, अगेन ये चीज ऐसा, ठीक, तो वही होगा, दिस इज ई आर, ये हो जाएगा ई बी, ई टी एच, ये आगे आपका क्या है ई ए, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट मैं आरसी लिख रहा हूं और पीओआर, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक ऐसा करिए कि उसको छूटे ना, ठीक है ना। तो कोई डेल्टा ऐसे देगा, ईबी पूछा, ये आर पूछा, तो इस डायग्राम में बना लो, फटाक से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ रहा है सर इक्विलिब्रियम में क्या होगा वो बताइए, ठीक, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इक्विलिब्रियम में क्या होगा। देखो इक्विलिब्रियम में कुछ खास होने वाला है नहीं, रिएक्शन बीच में रुक जाएगा, पर प्रोडक्ट की एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी, रिएक्टिंग कुछ ना कुछ होगी पहले से, स्टार्टिंग से जो होगी, तो हम लोग इसी में बनाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ नहीं, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड भी जाना है, ठीक है, रिएक्शन को बैकवर्ड भी जाना है बेटा, तो इस वाले को एक और नाम देंगे, इस वाले बोलेंगे EAF, फॉरवर्ड रिएक्शन। जो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो, राइट साइड की तरफ जाता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड गया, जो राइट में लिखे वो लेफ्ट की तरफ आया वो बैकवर्ड हो गया। तो यहां से शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से आर पे लिखा, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट यहां से हुआ, तो उसके लिए ये गैप था। आप जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो रिएक्शन बैक पीछे जा रहा है, तो यहां से जो लिखोगे दिस इज योर EAB यानी बैकवर्ड। अब जो यहां पहुंच गया है उसको वापस इतना हाइट करना होगा फिर यहां पाएगा, तो ये हो जाएगा EAB बैकवर्ड। यहां पे भी आप देखोगे अगर EA फॉरवर्ड है तो ये आपका EAB। किसी भी केस में एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ आ रहा है। कुछ खास बातें हैं जो एग्जामिनर जब पूछता है ना उसमें IIT समय, तब आप दौड़ा जाते हो, बिकॉज ना पढ़ाया गया हो या आपके दिमाग में इस समय ना आ रहा, तो लिख लो जो वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। EAF EAB जो हो सकता है वो हमेशा क्या होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे नीचे रहेगा दोनों, तो EAF और EAB हमेशा ही हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव ही होगा भाई, ठीक है। अब कोई पूछे कि सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आपने बता दिया। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में
इक्विलिब्रियम रिएक्शन में व्हाट विल बी द बैकवर्ड ट्रेसिंग जो हो रहा बोले ना कि इसमें क्या होगा, डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच हमें बताना है व्हाट इज द डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू ईएएफ एंड ईएबी। इन एनी केस चाहे ये छोटा है चाहे बड़ा हो, एक चीज तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हो आप? अगर देखो आप जो बोले प्लस बोल रहे हो वो भी सही है कि ये दिस प्लस इज इक्वल टू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, या ये बोल दें कि चाहे अगर यहां पे नेगेटिव था और यहां पे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, मैं लिख सकता हूं ईएएफ माइनस ईएबी, जो भी साइन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बोलो ना, इधर ले क्या बोल रहा, ठीक है, तो ये आप नकल उठाएगा, जो भी साइन आना है, अगर ये बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा अगर छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा ईएफ दे दिया, ईएबी दे दिया, डेल्टा एच पूछ दिया, बात समझ में आ रही है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है, सब समझ में आ रहा है? इज इट ओके? So this is the energy diagram that we have to understand. अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट भी देख लेते हैं। So what is the catalyst? कैटलिस्ट क्या काम करता है? इक्विलिब्रियम का टाइम घटाता, मतलब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों को इक्वल अमाउंट पे करता है। इक्वल क्यों बोल रहा हूं समझने आप। नाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कोई भी स्पीसी हो सकता है जो क्या पार्ट लेता है रिएक्शन में। डज इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? डज इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? इसी डायग्राम से बता रहा हूं बस, उसके बाद फिर हम लोग वापस चलेंगे और सीखेंगे इसमें क्या क्या चीजें। कैटलिस्ट को ही इंट्रोड्यूस करता हूं और खत्म भी कर देता हूं क्योंकि नई डायग्राम चल ही रहा है। तो मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन का ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन से जाएगा, कैटलिस्ट क्या करेगा? वो बोल रहे हो कि आप यहां पर एनर्जी वाइज क्या असर करेगा या नहीं करेगा। एक बात तो श्योर है, कैटलिस्ट का मतलब भी समझ में आता है कि यहां पर रेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट चेंजेस रेट, बढ़ा सकता है घटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट टेक्स पार्ट, इट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई ये बोलता है कि रिएक्शन पार्ट नहीं है, गलत है। बट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? हाउएवर it should not be consumed. It should not be consumed. मतलब कि कंज्यूम नहीं करोगे, पार्ट लोगे आप, ले लो फिर वापस करोगे। इस एज इफ कि अगर मैंने आपको लोन दिया हुआ है, आपको एक प्रोजेक्ट है, आप बड़ा अच्छा काम करना चाहते हो, पैसा नहीं है, तो मैंने आपको लोन दिया था, आप मुझे वापस करोगे ना, उसका इंटरेस्ट बना लूं एज अ टीचर। तो आपने जितना आप मुझसे जितना लिया तो वापस किया, तो मेरे पास नेट कोई चेंज नहीं आया, बट आपका काम हो गया आसान। दैट इज द कैटलिस्ट, द मनी दैट आई हैव गिवन यू इज अ कैटलिस्ट, इजंट इट क्लियर? तो यहां पर वही हो रहा है, इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, नेट चेंज इन मास इज जीरो। दैट मींस व्हाट? नेट चेंज इज जीरो। सो द नेट चेंज इज जीरो। ये क्या करता है? ये एक ऑल्टरनेट पाथ बनाता है। ऑल्टरनेट पाथ बनाता है मतलब अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ही चेंज कर दिया उठा के। मतलब अब जरूरी नहीं कि उसी पाथ पे पहुंचे, पाथ ही चेंज कर दिया। अब ये पाथ जो बनाया वो कैसे घुमा फिरा के हो सकता है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। Why dotted? Because we don't know exactly क्या एग्जैक्ट पाथ है। We know कि कुछ बना रहा है, वो क्या पाथ है वी डोंट नो। हो सकता है इसलिए रैंडम बना देते हैं, हो सकता है कि आगे भी चेंज हो रहा हो, है ना, एक चीज कई चीज बन रहा हो। बट एक बात तो श्योर है कि ये जो पाथ है उसका जो बैरियर है दैट इज एक्टिवेशन बैरियर फॉर अ कैटलिस्ट।
इज ऑलवेज लेस देन, अगर मेरा कैटलिस्ट रेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जा रहा है, ठीक है, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के अंदर क्या अंतर है, सिर्फ पाथ का ही अंतर हो गया। ये पाथ मैंने डॉटेड बनाया बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली किस मैकेनिज्म में जा रहा है, हो सकता है मैं जानता भी हूं पर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑल द टाइम। तो यहां पर ये इसे डॉटेड बना दिया है, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो उससे क्या हुआ, ये जो दिस हाइट है ये बैरियर कम हो गया, ये हाइट अभी ज्यादा ये कम हो गया, इसीलिए रिएक्शन अब ज्यादा तेजी से होगा बिकॉज अब ज्यादा लोग के पास एनर्जी है आराम से क्रॉस करने का। बस में बैरियर हटा दोगे तो मोर एंड मोर पीपल विल ट्राई टू क्रॉस इट, ठीक है। तो ये पाथ हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट पाथ बनाता है, एक डिफरेंट पाथ बनाता है, having different activation energy barrier, ठीक है, क्या हो जाएगा EAC बोल। अगर रेट बढ़ाना है, कभी कैटलिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, रेट घटाने का काम करवाते हैं, उसको पॉइजन कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पॉइजन की तरह काम कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ये बैरियर को बढ़ा देगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो रेट को बढ़ाना घटाना है, नॉर्मली कैटलिस्ट शब्द का यूज होता है कि हम रेट को बढ़ाना चाहते हैं, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि घटा सकते हैं, उसको पॉइजन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वर्ड चेंज लिखा, इंक्रीज नहीं लिखा। इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, रेयर होगा बट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, 3 बातें समझ में आ गई, ये सब पॉइंट बन के आ जाएगा, ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, does not affect thermodynamic properties। कौन कौन सा, के इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं कर सकता, डेल्टा एच, देखो ध्यान दो, उसी से भी पहुंचा, अफेक्ट नहीं कर सकता, के इक्विलिब्रियम नहीं कर सकता, डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं कर सकता, डेल्टा एस, डेल्टा एच अफेक्ट नहीं हुआ, डेल्टा जी इफेक्ट नहीं हुआ, तो डेल्टा एस भी इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट, अगर डेल्टा जी चेंज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मेक a non-feasible reaction feasible, a non-feasible reaction feasible। मतलब एक रिएक्शन नहीं हो रहा, आप कहते चलो तो हो जाएगा, अगर वो फिजिबल नहीं था तो नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं कर रहा, डेल्टा जी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज किया था, कितना भी खतरनाक कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट है तो वो चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इट कैन नॉट मेक अ फिजिबल नॉन फिजिबल रिएक्शन फिजिबल। बात समझ में आ गया, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट डेल्टा एक्स पे क्या होगा, नहीं होगा। कैटलिस्ट अगर मैं बोलूं कि N2+3 अमोनिया है, मैंने पहले बोला कि ओके मैं उसको यूज करूंगा सपोज फाइनली आयरन, ठीक, अब नहीं उसको नहीं यूज करता हूं, चलो कुछ और यूज करता हूं, K2O, L2O3 एंड Fe2O3 ऐसे कुछ यूज कर दिया मान, तो क्या डेल्टा में चेंज आएगा, नहीं आएगा। हाँ ये होगा कि अब ज्यादा लोग फास्ट पहुंच जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ये होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन वाइज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, दैट इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट द कैटलिस्ट, नथिंग मोर देन दैट। अल्टीमेटली इक्वेशन सिर्फ चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट के साथ में रेट क्या हो जाएगा, आपको पास कुछ नहीं है, वही करना है, हटा दो उसको पूरा। अब सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है कि अगर कोई रिएक्शन होगा तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद अ कैटलिस्ट, with a catalyst the rate of reaction K will be equal to, with a catalyst is A times minus EAC by RT, ठीक है। अब वो बोलेगा 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, तो क्या होगा, कैटलिस्ट टेम्परेचर क्या होगा, फलाने का जो क्वेश्चन बनाना बना ले, जे एडवांस में आ चुका है, हम लोग करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन ही तो है, उसके बाद तो लॉग ले लिया, ग्राफ बना लिया, रेशियो ले लिया, जो करना करो, वो तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। नीट में ऐसे भी कुछ नहीं आता, सिंपली ये पूछ देगा, क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया सारा कैटलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, कैटलिस्ट के बारे में जितना आपको चाहिए आपको बता दिया,
इसको याद रखिएगा बस, दैट्स ऑल। क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करने करना ना। अब हम लोग को समझ में आ रहा था ये जो बैरियर वाली बात हो रही थी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसको काइनेटिक एनर्जी से कैसे कवर अप किया गया। आपको ये वर्ड बोला गया ये अपॉन आरसी, आरटी सॉरी, it represents fraction of molecule having energy greater than equals to EAC। ये होगा EAC, सॉरी यहाँ पे EA लिखो बिकॉज दैट इज की सी लिखा है, ठीक है, लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में ले जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी में चले जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जहां पे हम लोग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी बेसिस पे। हमने बात की थी ना कि अगर ये मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मेरा वेलोसिटी है या फिर काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का ग्राफ एक ही होगा, ये होगा। समझ आ रहा? ये क्या बता रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर में बोला गया था कि कोई भी स्टेट होगा उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो से इनफाइनाइट तक जाता है, जीरो से इनफाइनाइट गया, उसमें ये वाला पॉइंट होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, जो टर्मिनल पॉइंट है ये मैक्सिमा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। उसके बाद आता है एवरेज, जो कि पूरे कर्व का क्या होता है, मीडियन, आधा होता है ना। एग्जाम्पल कराया जेड तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। और वी आर एम एस सबसे बड़ा होता है, ठीक, ये पहले भी लोग कर चुके हैं। अब हमें यहाँ ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि ये जो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये क्या फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये चीज हम पहले से पढ़े हुए ना, मुझे यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ जस्ट टू हैव फोकस ऑन व्हाट वी हैव गोइंग टू रीड हियर। तो यहाँ पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी कर्व मान, मेरा बैरियर क्या है, बैरियर मेरा ये, सपोज दिस इज द एनर्जी बैरियर दैट वी हैव। इसको जो लोग क्रॉस करेंगे वही रिएक्शन में पार्ट ले पाएंगे। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ फ्रैक्शन, ओवरऑल फ्रैक्शन, जो आपका एक्चुअल में एनर्जी वाइज ज्यादा है या ईए के बराबर है। देखो एनर्जी बढ़ रहा है ना, इसको क्रॉस करेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये वाला फ्रैक्शन जो है ये वो पार्ट है जो एक्चुअल में एनर्जी वाइज सफिशिएंट है कि रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, ठीक। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, यू नो इट वेरी वेल। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हाइट छोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ऐसे हाइट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, चौड़ा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा उड़ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस मींस व्हाट, ये एक्स्ट्रा लोग जो है वो आ गए हैं, जो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्स्ट्रा ये लोग बढ़ गए हैं जो एक्चुअल में अब पार्ट ले सकते हैं। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इतने लोग, पहले नहीं थे अब इतने लोग हैं जो एक्चुअल में एनर्जी जा रखे हैं। ज्यादा एनर्जी रखने वाले लोग की तादाद बढ़ेगी तो कोलिजन इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए रेट बढ़ जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? फिजिकल समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, फटाफट इसको लिख लीजिए, इसको अपने वर्ड्स में लिखिएगा। यहां पर क्या चीज बताया, ये क्या है, बैरियर। इस बैरियर को क्रॉस किया, अगर ये टेम्परेचर T है, T1 है, T2 है, तो T1 इज लेस देन T2, ठीक है। अगर ये कर्व 1 है, ये एरिया 2 है, एरिया 1 वाज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than EA equals to, and 1 plus 2 जो हो जाएगा that is the fraction of molecules having energy greater than EA at temperature T। तो ये इसको EA1 लो, इसको EA2 ले लो। अगर मैं मान के चल रहा हूँ there is no change in activation of the barrier, तो ये बॉन्ड टूटने ही ऐसे होगा से बचे रहता है।
ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बॉन्ड टूटने की बात कर रहा है तो वही रहेगा रिएक्शन वाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम आई वेरी क्लियर बेटा? देखिए नंबर 1 पॉइंट, just write down all the molecules in a reacting species, all the molecules in the reacting species does not possess same kinetic energy, same kinetic energy। ओके, इसीलिए अगर मैं बोलूं कि 100% लोग टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या 100% लोग ईए के पास कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। अभी भी कुछ लोग होंगे जो ईए से कम रखेंगे, हाँ ज़्यादा लोग पहुंच चुके होंगे पर थोड़ा अभी भी रहेंगे जो एनर्जी वाइज कम होंगे। वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? जीरो स्टार्ट। कुछ भी कितना भी हाई टेम्परेचर कर लोगे आप लोग तो ऐसे रखते हैं, है ना? तो ऐसे ज़्यादा तो भी क्या होगा, इससे तो बच गए ना। सो काइनेटिक एनर्जी वाइज सबकी सेम नहीं होती है, ये नंबर 1 है। तो ऑलमोस्ट 100% रिएक्शन जनरली होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक टर्म बोला था आपको कि जितने भी रिएक्शन होते हैं सब इक्विलिब्रियम होते हैं। कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीशन होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट नॉट कंप्लीट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट मान लेते हैं। क्योंकि अगर 10 पावर माइनस 10 बचा हुआ है क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ भी नहीं, मेरे काम का नहीं है। आप बोल से कि 100% हो गया। और समझ आ रहा? नंबर 2 पॉइंट लिखिए, देखिए the energies can be the energies can be indirectly derived from the Boltzmann-Maxwell distribution. Boltzmann-Maxwell distribution. Boltzmann-Maxwell distribution, which gives statistical energy considering large number of molecules,